हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स में हर एक चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमेशा पड़ती रहती है। वेक्टर एक तरीके से मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स में हर चैप्टर में आपको उसका यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर के बारे में पढ़ने के लिए पहले तो हम ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, टाइम। तो फिजिकल क्वांटिटी हम उनको कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। ठीक है, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नोट कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, the quantities which can be measured, are called physical quantities। ठीक है, जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं। अब किनको मेजर कर सकते हैं? आप जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये कैसे डिवाइड करते हैं उसको देखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में अंतर क्या है? अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी हम उनको कहेंगे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आता है कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। तो आप जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे कुछ वैल्यू आती है। जैसे आपने फोर्स को मेजर किया तो 10 न्यूटन आ गया, तो 10 उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपने जब प्रेशर को मेजर किया तो प्रेशर की वैल्यू आ गई 20 पास्कल, तो 20 उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। डायरेक्शन होगा या नहीं होगा ये अलग की बात है, लेकिन उसका पास मैग्नीट्यूड होता ही होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहेंगे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा जो मैं बात को बताऊंगा। और वेक्टर क्वांटिटीज उनको कहेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी होता है और इनके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मास है, तो मास तो अगर मैंने कहा कि 10 केजी का मास है तो 10 उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वही अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स अगर मैंने कहा कि 20 न्यूटन का फोर्स है तो 20 न्यूटन का फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाता है कि इतना वैल्यू है और ये इसका डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी हम उनको कहेंगे जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। अब ऐसे इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं मास ले सकते हैं। मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मास के अलावा आप डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं। ठीक है, वर्क, पावर, और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उनके बारे में सीखते रहेंगे। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनके पास किसी के पास डायरेक्शन नहीं है। वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज के पास आते हैं तो इनके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फोर्स का। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ आप ये भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। उसके अलावा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के पास भी दोनों चीजें होती हैं। एक्सीलरेशन के बाद वेलोसिटी,
डिस्प्लेसमेंट, और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, ये सब हो सकता है कि अभी आपने नहीं सुनी हो इस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनके बारे में सीखेंगे तो वो सब भी वेक्टर के अंदर आते हैं। तो इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन तब भी वो स्केलर बन जाती है। ठीक है, उनका रीजन क्या है? हम स्केलर क्वांटिटी उनको कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वेक्टर उनको कहते हैं इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। लेकिन एक और चीज होनी चाहिए वेक्टर होने के लिए, इनको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है हम आगे पढ़ेंगे। वेक्टर को ऐड करने के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं जो कि स्केलर को ऐड करने के लॉज से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे स्केलर में अगर आप 5 + 3 8 कहते हैं, 5 kg और 3 kg को जोड़ोगे तो 8 kg ही आएगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स को जोड़ें तो 8 न्यूटन ही आए। वो उनका जो रिजल्ट होगा, जो ऐड करके रिजल्ट आएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो दोनों वेक्टर के बीच में डायरेक्शन क्या था, वो किस तरफ लग रहे थे। इसलिए सीधे सीधे वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन हम वैसे नहीं कर सकते हैं जैसे हम स्केलर क्वांटिटी का एडिशन करते हैं। तो उनके लिए वेक्टर को ऐड करने के कुछ लॉज हैं जिनको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन है कि उनको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। जब ये भी फॉलो हो जाएगा तब ये वेक्टर बन जाएगा। और ये जितनी क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ इसको भी फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको वेक्टर कहते हैं। ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है इनके पास डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और ना ही डायरेक्शन नहीं है तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन उसने इसको फॉलो नहीं किया। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम उसको वेक्टर नहीं कह सकते। वेक्टर कहने के लिए उसको इसके पास ये भी चीज होनी चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं प्रेशर का या करंट का। जब किसी वायर में कोई करंट फ्लो करती है तो हम कहते हैं कि इतने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, हम जब बात करते हैं प्रेशर की तो प्रेशर जब अप्लाई होता है तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है। लेकिन प्रेशर और करंट कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, उनके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो हम उनको वेक्टर नहीं कह सकते हैं, और अगर वेक्टर नहीं कह सकते हैं तो फिर हम उसको स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं, फिजिकल quantities like pressure and current have both magnitude and direction। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, but they do not follow लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, सो दे आर नॉट वेक्टर, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर नहीं है तो फिर हम इनको स्केलर कह देते हैं। सो दे आर नॉट वेक्टर एंड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज प्रेशर और करंट जो है ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो ना करने के कारण इनको हम वेक्टर ना कह के इनको हम स्केलर ही कहेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनके पास या
उनको हम वेक्टर और स्केलर दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो हम टाइम को कहते हैं अपने सिलेबस में, हम टाइम को स्केलर कहते हैं क्योंकि टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर हम बात करें डायमेंशंस की तो टाइम के पास फोर्थ डायमेंशन, हम टाइम को अगर कहते हैं तो टाइम के पास भी एक डायरेक्शन आ जाता है, और जब टाइम के पास डायरेक्शन आ जाता है तो हम टाइम को डायरेक्शन आने के बाद स्केलर नहीं कहेंगे, फिर हम उसको वेक्टर कहेंगे। तो टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। उसकी नीड कैसी है, कैसा हम उसके बारे में समझना चाहते हैं, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है। उसी तरीके से एरिया है। एरिया आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है। एरिया अभी तक हम लोग स्केलर मानते आए हैं, लेकिन एरिया वेक्टर भी बन जाता है। और वेक्टर वो कब बन जाता है, एरिया वेक्टर तब बन जाता है जब हम उसको डायरेक्शन देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें हम एरिया को डायरेक्शन देते हैं और एरिया का जो वेक्टर बन जाता है डायरेक्शन बनने के बाद, तो इसलिए हम उसको स्केलर ना कह के उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर भी हो सकती हैं, वेक्टर भी हो सकती हैं, उनको हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं फिजिकल quantities which can be scalar as well as vector are called tensor quantities। ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टाइम का, एरिया का। ठीक है, ये इनके बारे में हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। इनको हम वेक्टर भी कह सकते हैं, स्केलर भी कह सकते हैं। ठीक है। हालांकि हम लोग जहाँ तक टाइम की बात है तो हम लोग अपने सिलेबस में आईआईटी और नीट के जहाँ तक सिलेबस की बात है तो उसमें हम लोग उसको सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही मानकर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। हालांकि वो दोनों तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। स्केलर जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं लेकिन उन्होंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया है तो हम उनको फिर वेक्टर नहीं कह सकते हैं, उनको फिर हम वापस स्केलर क्वांटिटी ही कह देते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया प्रेशर और करंट। टेंसर क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास जो वेक्टर और स्केलर दोनों तरीके से बिहेव कर सकती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से हम उनको टेंसर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको कि हम, ये चैप्टर वेक्टर का है तो हम इस चैप्टर में मोस्टली वेक्टर के बारे में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वेक्टर होता क्या है। तो अब हम वेक्टर के बारे में जब पढ़ते हैं तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, वेक्टर को क्या तरीका है, और फिर वेक्टर के लॉ, एडिशन के लॉस क्या हैं, ये सब के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटीज के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको ऊपर एक एरो बना देते हैं। ठीक है। एरो बनाने से हम समझ जाएंगे कि ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर हम फोर्स को F से लिखते हैं तो F के ऊपर एक एरो बना देंगे जिससे हम कहेंगे कि ये वेक्टर है। ठीक है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन को अगर हम A से लिखते हैं उसके ऊपर एरो बना देंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो हम जब भी इसको पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे वेक्टर A, इसका नाम होगा वेक्टर A। वहीं अगर ये P के ऊपर एरो होता तो वेक्टर B होता, F के ऊपर एरो होता तो वेक्टर F होता। और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस वेक्टर के पास क्या क्या है, इस वेक्टर के पास दो चीजें हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है। हम जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम इसमें मॉड लगा देते हैं। ठीक है। या हम सिंपली इसके ऊपर से एरो को हटा देते हैं। एरो को हटा देते हैं या मॉड लगा देते हैं। इन दोनों का मतलब है कि हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है तो ये वेक्टर, इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर हम डायरेक्शन के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, तो या तो मॉड लगा देते हैं या हम सिंपली ए लिख देते हैं। कई बार आप जब बुक्स पढ़ेंगे
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो एरो बना सकता है या इसी एक को बोल्ड लेटर में लिख देगा। जब बोल्ड लेटर में लिखेगा तो आप तब भी कहोगे कि ये वेक्टर ही लिखा गया है, ठीक है। अगर बोल्ड नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसा लिखा है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। अगर बोल्ड लेटर में लिखा है, ये एरो बनाया है, दोनों का मतलब होता है कि वो वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में जब बात करेंगे तो हम उसके मॉड लगा देंगे या उसके ऊपर से एरो को हम हटा देंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। उसके बाद जब वेक्टर को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका होता है, तो हम उसको एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम एक एरो बना देंगे और एरो के बगल में लिख देंगे 10 न्यूटन। अब ये एरो ऊपर क्यों बनाया गया? जहाँ तक डायरेक्शंस की बात है तो आपको ये पता ही होगा कि हम लोग जब भी मैप बनाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, ठीक है। तो अगर हमने कहा है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमने एक एरो बना दिया और उसके बगल में लिख दिया 10 न्यूटन। तो देख के समझ में आ जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर लिखा होता फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन जब हम लिखेंगे तो फिर से हम एक एरो की ही मदद लेंगे और हम एरो इस तरीके से बना देंगे। अब ये जो एरो हमने यहाँ पर बनाया, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसके बगल में मैंने लिख दिया 10 न्यूटन, तो उसका मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स है जिसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। ये दोनों जगहों पर 10 न्यूटन नॉर्थ और 10 न्यूटन ईस्ट में ये जो एरो जिस तरफ जा रहा है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है और एरो की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। कहने का मतलब जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी लेंथ यहाँ पर है, इसलिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर है। वहीं अगर लिखा होता कि जो फोर्स है वो 20 न्यूटन का है, इज एक्टिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो अभी भी जो फोर्स है वो डायरेक्शन ईस्ट ही है, लेकिन अब उसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन हो गया। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि डायरेक्शन ईस्ट है तो हम ईस्ट ही बनाएंगे, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 20 है तो जितना भी 10 न्यूटन वाले की लेंथ थी उसकी डबल लेंथ कर देंगे। लेंथ के डबल होने से हम समझ जाएंगे कि मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया है। इतना अगर 10 है तो इतना 20 हो जाएगा और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो ये इस डायरेक्शन को बता रहा होगा, ठीक है। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम वेक्टर को किसी भी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं। जब भी मैं बात करता हूं कि कोई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट में, डायरेक्शन के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे कि अगर हम बीच में जाते हैं तो क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी एकदम बीचों बीच होता है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये 4 डायरेक्शन देखते हैं। अगर तुम यहाँ पर खड़े हो और मैं तुमसे कहूँ कि नॉर्थ की तरफ चलो, तो नॉर्थ की तरफ चलने के लिए तुम्हें इसी तरफ जाना पड़ेगा। यही डायरेक्शन नॉर्थ का है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ बनाया है तो तुम कहीं पर भी खड़े होगे ये सारे डायरेक्शन नॉर्थ ही होंगे। तो तुम चाहे जहां खड़े हो, तुम यहां भी खड़े हो, तब भी ये डायरेक्शन नॉर्थ का ही होगा। तो नॉर्थ अगर ऊपर की तरफ है, कहीं पर भी खड़े होगे, नॉर्थ उसी तरफ कहा जाएगा, उसी ऊपर की तरफ कहा जाएगा। उसी तरीके से अगर ईस्ट राइट की तरफ बनाया गया है, कहीं भी खड़े होगे, जो भी डायरेक्शन राइट की तरफ जाएंगे उनको हम ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शंस हैं और डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इसको मैंने आपको बताया। चलिए, उसके बाद हम सीखते हैं वेक्टर्स की कुछ और क्वांटिटीज, और सबसे पहले हम सीखते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर का मतलब, ये 2 वेक्टर मैंने बनाए, ये दोनों वेक्टर पैरेलल, क्या इनका सेम है? तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जिस तरफ ये जा रहा है उसी तरफ ये जा रहा है, तो इनके पास क्या सेम है? इनके पास सेम डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं
बट ये दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो इनके पास सेम डायरेक्शन है, और जिनके पास सेम डायरेक्शन उनको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर के बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल, दो वेक्टर इक्वल हो गए। इक्वल होने के लिए वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अगर उनके पास सेम डायरेक्शन तो था ही, साथ ही साथ क्या सेम हो जाए, सेम मैग्नीट्यूड भी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बनाया गया, ये दूसरा वेक्टर बनाया गया। ये दोनों वेक्टर आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी इक्वल है। तो अगर इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए है, इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी है, तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि इनके पास सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल वेक्टर में एक और चीज हम समझते हैं। जैसे कोई वेक्टर बनाया गया, चलो मान लो हमने ये एक वेक्टर बनाया, फिर मैंने एक वेक्टर इधर बना दिया, एक वेक्टर इधर बना दिया। ये कुछ वेक्टर्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप इसमें ध्यान दें तो इन सारे वेक्टर्स जो मैंने यहां बनाए हैं, क्या इन सब के पास सेम डायरेक्शन है? सब सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब के पास सेम डायरेक्शन है। क्या इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है? मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है क्योंकि ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो सब क्या सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर इनके पास सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो सब वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है। सब वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है, मतलब अगर मैंने इसको नाम दिया होता वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर ए होता, ये भी वेक्टर ए होता, ये सब के सब वेक्टर ए ही होते। रीजन क्या है? क्योंकि इन सारे वेक्टर्स के पास सेम मैग्नीट्यूड है, लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी सेम है। तो ये सब वेक्टर्स इक्वल। इस सारे वेक्टर्स के इक्वल होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, वो तो हो ही गया। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी वेक्टर को हम उठाकर उसके पैरेलली रख दें, पैरेलली शिफ्ट कर दें, उसके पैरेलल हम कहीं भी शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और उसी को शिफ्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा। तो अगर किसी वेक्टर को हम उठाकर उसके पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर इज शिफ्टेड parallelly, it will not change। ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो वेक्टर सेम रहता है। ये इक्वल वेक्टर का ही पार्ट था, तो मैंने आपको बताया। इक्वल वेक्टर के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, और वो आता है अपोजिट वेक्टर्स। नाम से समझ में आना चाहिए कि अपोजिट मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये कहा जा सकता है कि अपोजिट वेक्टर वो वेक्टर्स होंगे जिनके पास अपोजिट डायरेक्शंस होंगे। मतलब अगर एक नॉर्थ की तरफ जाता है तो दूसरा साउथ की तरफ जाएगा, एक ईस्ट की तरफ जाता है तो दूसरा वेस्ट की तरफ जाएगा। तो ये एक वेक्टर मैंने बनाया, ये दूसरा वेक्टर बनाया। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं। हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे ये वेक्टर अपोजिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल एंड अपोजिट, क्या इक्वल? इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट क्या? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और इनके पास अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में हमने पढ़ा कि इनके पास अपोजिट डायरेक्शन तो थे लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग था, लेंथ अलग अलग थी। अगर इनकी लेंथ भी बराबर होती, मैग्नीट्यूड भी बराबर होता, तो इसको हम कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ये एक वेक्टर बना दिया, दूसरा वेक्टर बना दिया। ये दोनों वेक्टर जो हमने बनाए हैं, इन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड है, जितनी लेंथ पहले वाले की है उतनी लेंथ दूसरे वाले की है, बस इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मान लो कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जब तुम फोर्स लगाओगे, एक फोर्स मान लो इधर लगा दिया और उतना ही फोर्स तुमने इसके ऊपर इधर लगा दिया, दोनों फोर्स बराबर हैं। दोनों फोर्सेस के क्या बराबर हैं? मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। लेकिन क्या दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट हैं? तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन के हो गए और मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए। तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट कहे जाएंगे। मैं अगर ये पूछूं कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स 20 न्यूटन कहोगे तो वो गलत है। टोटल फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग के कैंसिल कर देंगे और टोटल फोर्स 0 कहा जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वेक्टर और वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहाँ पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन जोड़ के 20 न्यूटन नहीं आएंगे, बल्कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन जोड़ के 0 न्यूटन आएंगे, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। वहीं अगर स्केलर क्वांटिटी होती जिनके पास डायरेक्शन नहीं होते, 10 केजी का मास और 10 केजी का मास ऊपर रखो, बगल में रखो, नीचे रखो, 10 केजी और 10 केजी का जोड़ हमेशा 20 केजी आएगा, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का जोड़ 20 हो जाता अगर ये दोनों एक ही तरफ लग रहे होते, लेकिन अपोजिट हैं तो ये 20 नहीं होंगे, ये 0 हो जाएंगे। अब अगर इन दोनों वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब अगर मैंने किसी एक वेक्टर को नाम दिया वेक्टर ए, तो इसको मुझे नाम देना पड़ेगा वेक्टर माइनस ए। माइनस ए क्यों? क्योंकि टोटल सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए है। इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मैंने इसको नाम दिया है वेक्टर ए, तो ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर माइनस ए। मतलब आगे से क्या ध्यान रखेंगे हम कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उल्टा कर देते हैं, उसके डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट कर देते हैं, ये इधर जा रहा था उसको पलट देते हैं, तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर माइनस से हो जाएगा। ठीक है, बी होगा तो वेक्टर माइनस बी हो जाएगा, सी होगा तो माइनस सी हो जाएगा, उसकी वैल्यू जितनी भी थी उसे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, ये हो गए इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी भी एक आइडिया लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिट मतलब 1, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। जैसे एग्जांपल, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि इनके पास 1 का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वेक्टर यूनिट है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने वेक्टर ए कैप, इसको लिख देंगे बी कैप या लिख देंगे आई कैप। हम उनके ऊपर कैप बना देंगे। नॉर्मली हम जब वेक्टर बनाते हैं तो एरो बनाते हैं, एरो का मतलब वो एक नॉर्मल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो उसके ऊपर हम कैप बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया और मैंने लिखा कि ए कैप, इसका मतलब ये है तो वेक्टर, ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 का है। तो जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है नल वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 यूनिट। ठीक है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स एक ब्लॉक पे लग रहा था, तो टोटल फोर्स कितना आया था? 0 न्यूटन। ठीक है, तो है तो 0, मैग्नीट्यूड 0 है, न्यूटन क्योंकि फोर्स 0 न्यूटन का होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 बन चुका है, डायरेक्शन होगा कुछ, डायरेक्शन के बारे में बताता हूं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ही 0 बन चुका है, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 यूनिट। जैसे एग्जाम्पल में क्या कह सकते हो? एग्जाम्पल में कह सकते हो फोर्स ऑफ 0 न्यूटन,
या वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो हमने ये सीखा है कि हम किसी भी वेक्टर को बनाते हैं एक एरो से, एरो की लेंथ जितनी होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 0 है, तो हम एरो जो बनाएंगे उसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 0। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बताता है कि इसका लेंथ ही 0 है क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है, और क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने कहा कि 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, आपस में कैंसिल होकर 0 न्यूटन हो गया। तो अब ये 0 न्यूटन किस तरफ लग रहा है ये बताना पॉसिबल नहीं है वेक्टर, डायरेक्शन है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और their direction is not defined, इसका डायरेक्शन हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो चीजें हो गई नल वेक्टर के लिए। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर जो कि हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी कि क्या होते हैं, पैरेलल, इक्वल, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। ठीक है, इन सब को सीखने के बाद अब हम आगे आएंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखने के लिए आपको ये तो पता ही होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। जैसे आप किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर जाना चाहोगे तो ए से बी जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम इस रास्ते से गए हो, जिस रास्ते से गए होगे उस रास्ते को नाम हम देते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस एक्चुअली इस पूरे पाथ की लेंथ होती है। ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है 100 मीटर, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी वैल्यू है ये एक डिस्टेंस को बता रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर बनाने के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट्स ए से फाइनल पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने पर ये आ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन किस तरफ है आप देख सकते हैं कि अगर आप ए से बी की तरफ गए हैं तो एक ऐसा एरो बनाया जाएगा जो ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाएगा, और ये जो एरो बनेगा ये डिस्प्लेसमेंट है। ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है सीखते हैं इसमें। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए कहा क्योंकि वेक्टर को ऐड करने के एक्चुअली 3 अलग अलग लॉज हैं। इसमें से पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, नाम से समझ में आता है कि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि मान लीजिए आप गोरखपुर में, ठीक है, और आपको जाना है लखनऊ। तो गोरखपुर से लखनऊ जब गए होगे तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर का मतलब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट लखनऊ को जो भी एरो जोड़ेगा इसको हम लोग कह देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, भले ही तुम किसी और रास्ते से गए होगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसी को कहा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने का। फिर लखनऊ से हो सकता है कि तुम चले जाते हो दिल्ली, तो ये लखनऊ से दिल्ली गए तो ये तुम्हारा दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब तुम दिल्ली पहुंचे तो मैं तुमसे पूछा कि तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो तुम जब भी टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूंगा तो तुम कहोगे कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे था गोरखपुर में, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कहाँ पर, दिल्ली में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हम एक एरो से जोड़ देंगे और जो भी एरो से जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया है ये इन दोनों वेक्टर
को जोड़ कर आया है, क्योंकि अब हम बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल ये है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेक्टर को जोड़ के आया होगा। तो अब अगर हम ये नाम देंगे कि ये वेक्टर वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर ए और बी का ही रिजल्ट ये है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, तो क्या समझ में आया हमें यहां से? हमें यहां से ये समझ में आया कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है जिसमें किसी भी दो वेक्टर को जोड़कर हम तीसरे वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूं। तो जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए हमको दिया है और हमको दिया है कि ये वेक्टर बी है। ठीक है, और हमसे कहा जाए इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन कैसे ऐड करवाता है? ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऐड कैसे करवाता है? अगर हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम पहले बनाएंगे वेक्टर ए और फिर बनाएंगे वेक्टर बी। जब भी कोई वेक्टर हम बनाते हैं तो उस वेक्टर का एक हेड होता है, जहां पे ये बना ये हेड है, और उस वेक्टर की ये टेल होती है। तो ये हेड है और ये टेल है। हमने जब वेक्टर ए प्लस बी बनाना है तो वेक्टर ए को बनाना है, तो वेक्टर ए को उठा के हम इधर बना देते हैं। जब वेक्टर ए को हमने इधर से उठाकर पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो क्या वेक्टर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ से पहले सीखा था कि वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। ये वेक्टर ए हो गया। इस वेक्टर बी ऐड करना है तो वेक्टर बी उठाएंगे और वेक्टर बी उठाकर हम इधर शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? जहां पर पहला वेक्टर खत्म हुआ था, लखनऊ में अगर खत्म हुआ था, तो दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इस वेक्टर बी को उठाएंगे और उठाकर इस तरीके से रखेंगे कि जहां पर वेक्टर ए खत्म हुआ वहां पे वेक्टर बी स्टार्ट हुआ। ठीक, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। अब क्या करेंगे? अब हमें ट्राइंगल का फॉर्मेशन करना है, तो तीसरी साइड बनाएंगे तो ट्राइंगल हो जाएगा, और तीसरी साइड जो होगी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं रहेगा, एंड पॉइंट यही रहेगा, और इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये नाम हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हमने इन दोनों वेक्टर को जोड़ा तो हमको ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से मिलता है। जब हमने ए और बी को ऐड किया तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और हमने ट्राइंगल की तीसरी साइड बनाई तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरीके से अगर हमको फाइंड आउट करना होता वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो सेम रूल होता, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, लेकिन यहाँ पर हम पहले बनाएंगे वेक्टर बी। वेक्टर बी कहाँ है? ये वेक्टर बी है, इसको उठाएंगे, वेक्टर बी को उठाकर हम इधर बना देंगे, तो ये वेक्टर बी बन गया। उसको उठाकर हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वेक्टर बी बन गया। अब हमें इसमें वेक्टर ए ऐड करना है, तो जहां पर बी खत्म होगा वहां पर हम ए को उठाएंगे और ए को इस तरीके से रख देंगे, और जहां पर बी खत्म हुआ वहां से ए स्टार्ट हो गया। ठीक, तो वेक्टर बी बनाया, फिर वेक्टर ए बनाया। अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे, जिससे ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल बनने के बाद ये जो वेक्टर आएगा इसका नाम होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ए और बी जब भी आपको ऐड करना है तो आप चाहे ए प्लस बी ऐड करें या बी प्लस ए ऐड करें, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हमने ए प्लस बी ऐड करके ये वेक्टर ए प्लस बी है और ये वेक्टर बी प्लस ए है, तो ये जो है बी प्लस ए भी वही है, दोनों सेम है। अगर तुम इसको उठाकर पैरेलली शिफ्ट कर दोगे तो तुमको यही मिल जाएगा। तो जो भी वेक्टर एडिशन होते हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि हम उनको किन ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं। आप ए प्लस बी ऐड करें या बी प्लस ए ऐड करें, सेम होगा। आगे जाकर हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड करेंगे, तो चार वेक्टर को आपने जब ऐड किया तो वो भी किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस ऑर्डर में आपने ऐड किया है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उतना ही होगा जितना बी प्लस डी प्लस सी प्लस ए होगा, सी प्लस ए प्लस डी प्लस बी होगा। किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो अभी हम तरीका सीख रहे हैं कि कैसे हमें वेक्टर को ऐड करना है। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, और इस तरीके से हम ट्राइंगल बनाकर दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन।
जैसे इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, इसमें पॉलीगॉन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी साइड हो सकती है। 3 साइड है, ये भी एक पॉलीगॉन है लेकिन ट्रायंगल है। 5 साइड होगी पेंटागन, 6 साइड होगी हेक्सागोन, सो ठीक है। कैसे ऐड करना है? गोरखपुर से मान लो हम लखनऊ गए, ठीक है, तो पहला डिस्प्लेसमेंट, लखनऊ से दिल्ली गए दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दिल्ली से हो सकता है हम मुंबई चले जाए तो ये तीसरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई से हो सकता है कि हम चले आए बैंगलोर, तो ये चौथा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऐसे कई सारे डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। अब हम अगर पूछें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तुम भले ही इन सारे शहर से घूमते हुए यहाँ पहुँचे हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनको जोड़ने से जो वेक्टर बनेगा इसको हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है कि अगर हमने इन वेक्टर्स के नाम दिए होते, इसको अगर कहा होता वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो क्या ये इन चारों वेक्टर का एडिशन आया है, तो इसका नाम होता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में 2 ही वेक्टर को जोड़ते थे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन में 2 से ज्यादा वेक्टर, 3, 4, 5 जितने भी होंगे उनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर तुम यहां से जब गए थे, हो सकता है कि तुम लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई गए, मुंबई से बैंगलोर गए, ठीक है। हमने यही सीखा था पिछले डायग्राम में। अब हो सकता है कि तुम बैंगलोर से वापस गोरखपुर आ जाते, ठीक है, वापस आ जाते, तो ये तुम्हारा पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर और बैंगलोर से वापस गोरखपुर, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछता कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट हमने गोरखपुर से स्टार्ट किया, हम घूम फिर कर वापस गोरखपुर ही पहुंच गए, तो जहां पर पहले थे बाद में वहीं पर पहुंच गए हैं, तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कहा जाएगा? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, इन सारे वेक्टर का एडिशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि उन सारे वेक्टर को ऐड करके 0 रिजल्टेंट मिलेगा। ये 0 क्या है? ये 0 नल वेक्टर है वेक्टर, वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे वेक्टर ही मिलेगा, तो ये भी एक वेक्टर है, इसका नाम है नल वेक्टर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट के बराबर है, ठीक है। अब अगर तुम इस एडिशन में ऐसे लिख दो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो e को राइट में भेज देंगे तो क्या माइनस ई हो जाएगा? ये भी लिखना एकदम सही है, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए क्योंकि अगर मैंने कभी भी हम लोग जब वेक्टर को ऐड करेंगे और अगर आपको वेक्टर को ऐड करके 0 रिजल्ट मिल रहा है, ये सारे वेक्टर को ऐड करके 0 रिजल्ट मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स भी हो सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, अगर उनको ऐड करके 0 रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इनमें से सिर्फ 4 को ही ऐड करते, 5 को ऐड नहीं करते, तो क्या 4 का रिजल्ट 0 मिलता? नहीं मिलता। 5 का रिजल्ट 0 है, 4 का रिजल्ट 0 नहीं होता। तो 4 वेक्टर को जोड़ के जो रिजल्ट आता वो एक्चुअली 5वें वाले के माइनस साइन के संग आ रहा है। तो मैं इस डायग्राम से भी रिलेट करो इस चीज को। ये जो वेक्टर है ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और ये वाला वेक्टर है वेक्टर ई। तो अगर देखा जाए तो दोनों डायग्राम सेम है, बस अंतर ये है कि जो वेक्टर ई बना है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है वेक्टर ई, और जो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है किधर जा रहा है? ऊपर। इन दोनों वेक्टर में क्या चीज कॉमन है? मैग्नीट्यूड कॉमन है, बस अंतर क्या है? उसका डायरेक्शन ऊपर है और उसका डायरेक्शन नीचे है। तो क्या मैं ई को उल्टा कर दूं तो वही बन जाएगा, और ई को उल्टा करोगे तो क्या माइनस ई लिखना पड़ेगा, और माइनस ई उल्टा होके आएगा। जब माइनस ई उल्टा होके आएगा तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो माइनस ई उल्टा होके आएगा तो माइनस ई उल्टा होके आ गया, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर हो गया, ठीक है।
तो आप क्या कह सकते हो, यहां से रिजल्ट ही कहता है कि अगर 5 वेक्टर, 6 वेक्टर, 4 वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं, इस डायग्राम में हमने 5 वेक्टर्स बनाए, अगर 5 वेक्टर को ऐड करके 0 रिजल्टेंट मिलता है तो किन्हीं 4 वेक्टर का एडिशन पांचवे वाले के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। किन्हीं 4 वेक्टर का एडिशन पांचवे वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन इसका जो पांचवा वाला है उसका डायरेक्शन इनके डायरेक्शन से अपोजिट आएगा। तो ए बी सी डी चारों को जोड़ा तो ये आया, ये चारों को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा, अगर यहां पर ई भी होता, ए बी सी डी ई, तो ये पांचवे वाले ई के बराबर होता, लेकिन जो डायरेक्शन ई का है उसको अपोजिट करेंगे तभी हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, 5 फोर्स लग रहे हैं, उन 5 फोर्स से रिजल्ट 0 आया, तो मैं कहूं कि अगर 5 फोर्स का रिजल्ट 0 है तो 4 ही फोर्स लगते तो क्या होता, तो 4 फोर्स से हमें कितना रिजल्ट मिलता, 4 फोर्स से हमको उतना ही रिजल्ट मिलता जितना कि पांचवा वाला है, बस अंतर यह होता कि 4 फोर्स का जो रिजल्ट का डायरेक्शन होगा वो पांचवे वाले के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। 4 फोर्स के रिजल्ट का जो वैल्यू होगी वो पांचवे वाले के बराबर होगी, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो पांचवे वाले के अपोजिट होगा। हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं और 3 फोर्स से समझते हैं। ये ब्लॉक है मान लो, ठीक है, यहां पे एक फोर्स लगा 5 न्यूटन का, यहां एक फोर्स लगा 7 न्यूटन का, और यहां एक फोर्स लगा 12 न्यूटन का। क्या टोटल फोर्स 0 है? बिल्कुल, क्योंकि टोटल 12 इधर है, टोटल 12 इधर है। क्या इन दोनों का जो सम है, इन तीनों का सम 0 है? ठीक है, इन तीनों का सम 0 है, लेकिन क्या इन दोनों का जो सम है वो तीसरे वाले के बराबर है? 7 + 5 = 12। तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा, इसको भूल जाओ, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे वाले के बराबर है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन तीसरे वाले के डायरेक्शन के अपोजिट है। यही चीज 4, 5, 6, 7 किसी के लिए भी लगा सकते हैं कि अगर 5 फोर्स का रिजल्ट 0 है तो 4 फोर्स से जो रिजल्ट आएगा वो पांचवे वाले के बराबर होगा, लेकिन 4 वाले का जो डायरेक्शन होगा वो पांचवे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि इफ रिजल्टेंट ऑफ, मैं 5 के लिए बता रहा हूं, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 5 वेक्टर्स is 0, then resultant of any 4 vectors will be equal in magnitude but opposite in direction to the 5th वेक्टर। ठीक है, आगे हमें जब जरूरत पड़ेगी तो इस चीज को हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे हम इस चीज को यूज करना है। ठीक है, चलो उसके बाद ये हमने सीखा कि वेक्टर रिजल्ट क्या होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखा, फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन सीखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो सीखते हैं वो आता है कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, इस बात को सीखेंगे। और जैसे 3 वेक्टर का सम 0 है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल निकालने के पहले इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं। अगर मैंने एक डायग्राम बनाया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, चलो मैं कैपिटल बनाता हूं, वेक्टर ए है ये, वेक्टर बी है, वेक्टर सी। क्या इन तीनों का सम 0 है? और इसी के साथ एक डायग्राम मैं ये भी बनाता हूं, इन दोनों डायग्राम में आप अंतर खुद देखेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें अगर हम बात करें तो ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया, ए पे गए, बी पे गए, सी पे गए, कि वापस वहीं लौट आए। और अगर वापस लौट आएंगे तो इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो कितना आ गया? 0।
लेकिन यहाँ पे तुमने ए बनाया फिर बी बनाया, लेकिन सी ऐसा नहीं बनाया, सी तो ऐसा बनाया हुआ है, तो फिर इन तीनों का सम जीरो नहीं है। ठीक है, इन तीनों का सम जीरो नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, ये कहना गलत है। तो 3 हो या 4 हो या 5 हो, जीरो तभी आता है जब आप घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं और एक ऑर्डर में रखे होने चाहिए। जो ऑर्डर ए का है वही बी का है वही सी का है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर देखोगे तो उल्टा हो गया है। ये ठीक गया, ये भी ठीक गया, लेकिन अगर ये उल्टा रखा होता तभी इनका सम जीरो आता, तो इनका सम जीरो नहीं है। तो कभी भी 3 वेक्टर जब ट्राइंगल में रखे होते हैं, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो या तो उनका सम जीरो होगा या नहीं होगा। जीरो होगा तो ये कंडीशन है कि एक ही ऑर्डर में होने चाहिए, और जीरो नहीं होगा तो जीरो कब नहीं होता है, जब ऑर्डर नहीं मैच करता है। ए खत्म हुआ तो बी शुरू हुआ, बी खत्म हुआ तो सी शुरू होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो सम जीरो नहीं है। तो जब इन तीनों का सम जीरो नहीं होता है तो इस केस में यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है, किन्हीं दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर मिल रहा होगा। अब इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान दें और देखें कि किन दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर मिलता है। तो अगर आप देख सकते हैं ए और बी, ये ए बना ये बी बना, तो क्या ए और बी को जोड़कर ये ए प्लस बी आ जाता? और अगर ये ए प्लस बी आ जाता तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर सी जो है वह एक्चुअली ए प्लस बी के एडिशन के बराबर है। यहाँ पे तीनों का सम जीरो नहीं है, यहाँ पे तीनों का सम जीरो है क्योंकि वो एक ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो यहां से हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि 3 वेक्टर का एडिशन जीरो कब होता है। रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स विल बी जीरो इफ, कब जीरो होगा? तो उसके लिए होना चाहिए 3 vectors should be 3 sides of triangle taken in order। ठीक है, ऑर्डर समझ में आया? ए खत्म हुआ तो बी शुरू हुआ, बी खत्म हुआ तो सी शुरू हुआ, सी खत्म हुआ तो ए शुरू हुआ। एक ऑर्डर में होने चाहिए, अगर ऑर्डर में नहीं होंगे तो उनका सम जीरो नहीं आएगा। दूसरा हम कह सकते हैं 3 vectors should lie in same plane। वो तीनों वेक्टर एक प्लेन में होने चाहिए। प्लेन में होने चाहिए मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है मतलब अगर ये बनाया वेक्टर ए, ये बनाया वेक्टर बी, तो वेक्टर सी यहीं पर आएगा। अगर वेक्टर सी मान लो यहाँ पे नहीं आता, वेक्टर सी यहाँ पे हो जाता, तो क्या इनका सम जीरो होता? नहीं होता। तो वेक्टर सम जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वेक्टर सी को यहीं पर आना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो सम जीरो हो जाएगा। और जब ये स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा तो आप ये कह सकते हो कि ये ट्राइंगल की 3 साइड बना रहा है। ठीक है, अगर ट्राइंगल की 3 साइड बना रहा है तभी इनका सम जीरो होगा, अगर ये ट्राइंगल नहीं बनता तो सम जीरो नहीं आता। दूसरी बात ये कि ये एक ऑर्डर में होने चाहिए तभी सम जीरो होगा, और ये भी मैंने बताया कि वो एक प्लेन में होने चाहिए, मतलब अगर ये ए है ये बी है तो सी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सी बाहर आ जाता तो एक प्लेन में नहीं होते, और एक प्लेन में नहीं होते तब भी सम जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और फिर ये भी कहा जा सकता है रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 vectors should be equal in magnitude but opposite in direction to third vector। ठीक, ये क्यों लिखा मैंने? अभी कुछ देर पहले मैंने 5 वेक्टर की बात की थी कि 5 वेक्टर का एडिशन जीरो है, तो किन्हीं 4 वेक्टर को ऐड करके 5वां वेक्टर मिलता था। किन्हीं 4 वेक्टर का एडिशन 5वें वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता था, बस डायरेक्शन अपोजिट होता था। उसी तरीके से अगर 3 वेक्टर का सम जीरो है तो किन्हीं 2 वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो वो तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, मतलब ए और बी को जोड़ के जो भी आएगा वो तीसरे वाले के
सी के मैग्नीट्यूड के बराबर तो होगा, लेकिन माइनस बता रहा है कि उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 3 वेक्टर के रिजल्टेंट को 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए।